एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसका ये पार्ट थर्ड है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके पहले आ चुका है, तो आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें, इसके बाद पार्ट थर्ड को देखें। इन सभी सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास करके वो विद्यार्थी जो जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप इसको पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर गारंटीड इस सभी सीरीज से 10 सवाल आपको लगेंगे ही लगेंगे, और आप इसको यदि करके जाएंगे तो आपका कोई भी सवाल इससे मिस नहीं होगा। तो आप इसको पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न एक हस्तशिल्प से है, तो जिसका नाम है डोकरा। आपको यहाँ पर बताना है कि डोकरा हस्तशिल्प जो है, इसके लिए छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4, इसका उत्तर आपको देना है। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसका कमेंट में उत्तर करेंगे जाकर, उसके बाद वीडियो को प्ले करके इसका उत्तर जानेंगे। ऐसे क्या होगा कि आपको उत्तर लंबे समय तक याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ का वो शहर जो कि प्रसिद्ध है डोकरा हस्तशिल्प के लिए, वो शहर का नाम है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। बस्तर शहर जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है डोकरा के लिए। डोकरा कला दस्तकारी जो है, इसको हस्तशिल्प भी कहा जाता है, कला दस्तकारी कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत प्राचीन कला है। ये कहाँ होता है, तो ये होता है बस्तर ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है कोंडा गांव। यहीं के कारीगर डोकरा मूर्ति का निर्माण करते हैं, और डोकरा मूर्ति जो है, इनके निर्माण में जिस तकनीक का उपयोग करते हैं वो तकनीक है पुरानी मोम कास्टिंग। तो इसी से इस मूर्ति को यहाँ पर बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है डोकरा कला दस्तकारी या फिर डोकरा हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन एक हार्मोन से है। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, तो आपको बताना है कि इस हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, फिर से इसका कमेंट आप करें कमेंट बॉक्स में, जिसका ऑप्शन ए है सेरिब्रल, ऑप्शन बी है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, और चौथा ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि, जो ग्लैंड होता है पिनियल ग्लैंड। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, बाद में प्ले करें और इसका उत्तर जान लें। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पिनियल ग्रंथि। जो पिनियल ग्लैंड है, यहीं से स्रावित होता है, यहीं से सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन हार्मोन का। ये कैसा हार्मोन है, तो ये जो हार्मोन है ये निकलता है पिनियल ग्लैंड से, और ये हार्मोन जो है इससे नींद आने में मददगार ये साबित होता है। मतलब कि ये हार्मोन सिक्रेशन होता है, नींद आने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद या सहायता प्रदान करती है। इस हार्मोन से शरीर में फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाला जा सकता है। फ्री रेडिकल्स क्या है, कुछ ऐसे सेल होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि सिंगल होते हैं, वो मतलब कि बढ़ते नहीं हैं, वो एकल कोशिका होती है, वो युग्म नहीं बनाते हैं, वो पेयर नहीं बनाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो मेन कोशिकाएं हैं, जो मेन सेल है, ये तो युग्म बनाते हैं, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, फिर 4 से 8 होते हैं। तो इस युग्म को बनाने के कारण जब ये बन रहा होता है, तो इसी दौरान ये जो हमारा जो अपशिष्ट सेल है, जो कि एकल कोशिका है, ये कहीं शरीर में इसके स्वास्थ्य को, जो कि जो हमारा मेन कोशिका है, इसको वो नुकसान पहुंचाता है। तो जो पिनियल ग्लैंड से निकलता है हमारा हार्मोन, जिसका नाम है मेलाटोनिन, तो इससे फ्री रेडिकल्स, जो मैंने आपको बताया कि एकल सेल, इसको वो बाहर निकाल देता है और इसको ये हावी नहीं होने देता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से विश्वास योजना जो है, इसका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन है, किससे है इसका संबंध। गरीबी उन्मूलन से है, विवादित कर की वसूली से है, श्रम के नियमन से है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है
संसाधनों के आवंटन से। तो इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर बी, विवादित करों की वसूली से है। ये क्या होता है, अब कुछ ऐसे विभाग हैं जो पैसा वसूली करते हैं, विवादित कर होता है, विवादित ब्याज होता है, विवादित जुर्माना होता है, या फिर विवादित शुल्क के निपटारण के लिए ऐसे विकल्प उपलब्ध कराते हैं। तो यही है हमारा विश्वास योजना। इसी योजना के तहत ये सब कराया जाता है। इसके तहत विवादित कर का 100% और विवादित जुर्माना का या फिर ब्याज जो होता है उस शुल्क का 25% देकर लंबित मामलों का निपटारण किया जाता है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, हाथी गुफा अभिलेख जो है ये निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। आपको वो शासक बताना है जिसने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको इसका उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है रुद्रदामन, दूसरा ऑप्शन है खारवेल, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। खारवेल शासक जो थे इसी से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। जब मौर्य काल जब चल रहा था और इसकी शक्ति पूरे भारत में अपना कब्जा जमाए हुई थी, उसके बाद जब मौर्य शासनकाल जब ढीला पड़ने लगा, जब ये इसके अधीन जो राज्य थे वो आज़ाद होने लगे, उसी समय कलिंग जो थे, कलिंग आपको याद होगा कलिंग का युद्ध या फिर कलिंग को किसने जीता था, कलिंग की लड़ाई सम्राट अशोक। आपको मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि कलिंग जो भी था ये जगह, ये भी उसी समय स्वतंत्र घोषित हो गया और उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान पर यहाँ से 3 मील दूर एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदयगिरी। यहीं पर एक गुफा है जहाँ पर शिलालेख उपलब्ध हुआ है जिसका नाम है हाथी गुफा, और इस शिलालेख का नाम रखा गया है हाथी गुफा अभिलेख। इसे किसने बनवाया, तो इसे कलिंग राजा खारवेल ने इसको बनवाया था, इसको उत्कीर्णित करवाया था। यह लेख जो है ये प्राकृतिक भाषा में लिखी हुई लेख है। इस पर जो लिखावट है, जो लिखा गया है वो किस भाषा में है, वो है प्राकृत भाषा में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के जो हैं ये चलवाने वाला जो राजवंश था वो कौन था। आपको इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर बताना है। सातवाहना, गुप्त, मौर्य या फिर शुंग। आपको इसका जो भी उत्तर सही लगता है आप इसका कमेंट करेंगे, उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहना। सातवाहना के समय में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी सरकरा तट जो है ये उड़ीसा में है, ये सही है। जावी हिल जो है ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। सी नंबर जो ऑप्शन है अन्नामलाई हिल ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। डी नंबर जो ऑप्शन है महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट में है, ये भी सही है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा मिस टाइपिंग हो गया है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं होता, यहाँ पर तमिलनाडु होता या फिर किसी और स्टेट का नाम होता, तो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाता। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर अन्नामलाई या फिर जो भी यहाँ पर ऑप्शन है ये सारे के सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ई के साथ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सारे लोकेशन आपको याद होने चाहिए। ये सारे जो हैं ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैपिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये आप देखें, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींचा
ये कुछ इस तरीके से है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के का जो ये जगह है यहाँ पर है नल्लामलाई हिल। तो ये आपको याद रखना है। नल्लामलाई जो हिल है ये आंध्र प्रदेश में तो है ही, साथ ही साथ तेलंगाना में भी ये फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया, आप सभी को आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है इतने सारे, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 124। अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान दिया हुआ है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया है? ख्याल रहे, जोड़ा नहीं गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है समाजवादी, अखंडता, गणराज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको पूरा प्रस्तावना याद होना चाहिए जो भी है, ये तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले क्या था, बाद में क्या किया गया, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो गणराज्य शब्द है इसको नहीं जोड़ा गया है, ये पहले से ही है। ठीक है, ये पहले से ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जब 42वां संशोधन हुआ तो इस संशोधन में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य पहले था, इसको बदल करके किया गया है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब गणराज्य तो था ही, बाद में भी ये गणराज्य रह गया, इसमें बदलाव किया गया। बाद में एक और शब्द को हटाया गया, जोड़ा गया, ये था राष्ट्र की एकता। तो राष्ट्र की एकता को भी बदल कर किया गया राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो इसको लाया गया लेकिन एकता को रखा गया। तो ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि पहले से ही इसमें इनबिल्ड है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य में कौन सा कार्य शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जेल में जाकर वहाँ की स्थिति जानना। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कारणों की समीक्षा करना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके साथ साथ आप ये भी जान लें कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, जो एक्ट है, इसको कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1993 में। और इसी के तहत 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया, गठन किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में NHRC। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में विदेश यात्रा का अधिकार किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको बताना है इन सभी में से। ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2021 नहीं, 2021 में कह रहा था, है ना, कितना में भी। तो इसका जो ऑप्शन है ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में ये अधिकार है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी किस्म चावल की किस्म है। आपको चावल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा किस्म जो है ये चावल की है। अर्जुन, कल्याण, चिंगम या फिर मोती। इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, चिंगम। चिंगम जो है ये एक चावल का प्रकार है। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो 2020 का था, ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
इसमें भारत का स्थान क्या रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर सी, 72वें स्थान पर भारत रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये लॉन्च किया जाता है INSEAD के द्वारा, इंस्टीट्यूट यूरोप डी एडमिनिस्ट्रेशन डेज अफेयर्स। तो इसके द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाता है, इसकी रिपोर्ट निकाली जाती है। यहाँ पर टॉप कंट्री कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर टॉप कंट्री कौन सा है, तो ये है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन कंट्री है। दूसरे नंबर पे है US अमेरिका। तीसरे नंबर पर है सिंगापुर, ऑफ कोर्स ये एशियन देश है। इसके बाद है चौथे नंबर पर स्वीडन। इसके बाद आपका आता है डेनमार्क, अगेन एक यूरोपियन कंट्री है। इसके बाद आता है द नेदरलैंड। इसके बाद आता है फिनलैंड। इसके बाद आता है लक्समबर्ग। इसके बाद आता है नॉर्वे। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं टॉप 10 कंट्रीज़, ठीक है, ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। इसमें सबसे ऊपरी स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड और इंडिया का स्थान यहाँ आता है 72वें नंबर पर। तो आपसे इंडिया का पूछा जाएगा और किसी कंट्री का नहीं पूछा जाएगा। बहुत से बहुत ये पूछ सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का स्थान क्या है और USA का स्थान क्या है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको यहाँ पर बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व घाटे की किस स्थिति को, है ना, स्थिति कौन सा ऐसा मतलब फेज है जिसको अच्छा माना जा सकता है। याद रहे अकॉर्डिंग टू घाटा मतलब लॉस। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4, गिरावट, वृद्धि, स्थिरता या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरावट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति हेतु जिम्मेवार नहीं है, याद रहे नहीं है पूछा जा रहा है। मांग में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, सूखा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखो, मांग बढ़ेगी तो वृद्धि जो है, मांग में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति देखा जा सकता है। इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि जो माल है, जो आइटम है ये कम हो जाएगा और मांग बढ़ जाएगा, तो इसको भी मुद्रास्फीति के अंतर्गत रख सकते हैं। सूखा जब हो जाता है तो माल ही नहीं रहेगा तो मांग जो है फिर ये बढ़ जाएगा। तो मुद्रास्फीति की समस्या यहाँ पर तीनों में रहती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रचंड बेरोजगारी जो कि एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट होता है इससे संबंधित है, ठीक है। कौन सा ऐसा यहाँ पर कथन या फिर तथ्य दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इसमें से आपको बताना है कि जो एक्सट्रीम बेरोजगारी से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है किसी कार्य में ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिकों का होना। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक निश्चित समय तक रोजगार को उपलब्ध होना। ऑप्शन सी कह रहा है कार्य करने की इच्छा एवं उसकी योग्यता होने पर उसके बाद कार्य का न मिलना, मतलब ये सारे आपके पास हैं फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है, आप इसको सोच के भी देख सकते हो। एक निश्चित समय के लिए रोजगार उपलब्ध होना, देखो कोई काम तो ये नहीं कहता आप सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है आपको या तो 30 साल या तो जब तक आपका एज 60 साल नहीं हो जाता तब तक आप एम्प्लॉयमेंट रहोगे। तो मतलब ये भी तो टाइम हुआ, ये भी तो टाइम पीरियड हुआ, तो टाइम पीरियड का बात हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाता है गलत। अब बच गया मेरे पास 3 ऑप्शन। कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता होने पर भी कार्य न मिलना। कार्य न मिलना, इससे ये पता नहीं चलता है कि आपके यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है,
क्यों? आप पढ़ लिए हो, आपके पास बहुत योग्यता है, लेकिन आप उस लायक हो ही नहीं, तो इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये भी हमारा गलत हो जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद बचता है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कह रहा है कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक होना। अब बताओ, एक घर बनाना है, एक घर बनाना है और इस घर में हमको चाहिए 10 मजदूर, ठीक है। इस घर में हमको चाहिए 10 मजदूर 1 महीने तक। अब 10 मजदूर 1 महीने तक चाहिए, लेकिन इसमें हमारा मजदूर लग रहा है 50। तो हो गया ना कि एक तो छोटा सा काम है, इसमें से इतना आदमी आ रहे हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आदमी आधा से ज़्यादा बैठा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो हमारा जो ऑप्शन है ये डी भी नहीं होगा, हमारा जो ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का होना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन जो हुआ है ये भारत के संविधान में है। आपको बताना है किसमें है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, संविधान की 7वीं अनुसूची में है, राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व में है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में है, या फिर मौलिक अधिकारों के अध्याय में है। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका उल्लेख है या फिर इसका संकल्पना किया गया समावेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी आपको याद होगा, ये आंध्र प्रदेश के आसपास बहती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे कूट दिया हुआ है, आपको इनमें से बताना है। केवल एक सही है, केवल 2 3, केवल 3 4, 1 2 3 सही, या फिर सभी सही है। तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं आपको। पहला नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है पेन्नार नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। इसके बाद आता है प्राणहिता, ये गोदावरी की सहायक नदी, बिल्कुल ये सहायक नदी है। इसके बाद आता है इंद्रावती, ये भी हमारा गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बाद आता है वंशधारा, तो वंशधारा जो है ये हमारा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो मतलब कि हमारा जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 है यही सही है। तो हमारा जो सही उत्तर है ये जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, केवल ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ 2 और 3। अब गोदावरी नदी जो है ये निकलती कहाँ से है ये आप देख लें, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। जेपीएससी का एग्जाम है भाई, 4 साल के बाद हो रहा है। ये है इसका मुहाना, ये निकलता है वेस्टर्न घाट से, और वेस्टर्न घाट से ये जब निकलता है तो यहाँ से ये ऑल द वे बहते बहते आती है कर्नाटक से, फिर आती है तेलंगाना, तेलंगाना से एंटर होती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आती है इधर, तो ये आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये नासिक के पास से निकलती है। नासिक के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहीं से ये नदी निकलती है। यहाँ पर नाम है ब्रह्मगिरी माउंटेन, तो यहीं से ये निकलती है और यहाँ से ये निकलती है और कहाँ जाती है, ये गिरती कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। एक और मैप देखते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है इंद्रावती नदी, ये जो आप देख रहे हो ये है इंद्रावती नदी, और ये ऊपर से जो आ रही है ये है हमारा प्राणहिता नदी। इसके साथ ये जो मोटा लाइन आप देख रहे हो ये है हमारा गोदावरी रिवर। ठीक है, ये गोदावरी रिवर, इसका मुहाना देख रहे हो, थोड़ा सा मतलब ये ईगल फुट के जैसा है, नहीं है, ये लग रहा है कि जैसे पक्षी का पैर है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किस नदी का मुहाना पक्षी के पैर के जैसा है। तो यदि
ऐसा क्वेश्चन पूछे और इसमें इंडिया का नदी का नाम हो और अमेरिका मतलब यूएसए के नदी का नाम हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखो यूएसए में भी एक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी है नदी का नाम। तो मिसिसिपी का जो मुहाना है वहाँ भी आपको बर्ड फूट देखने को मिलता है, मतलब इसका मुहाना इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से, तो लगता है कि जैसे कि वो किसी पक्षी का पंजा हो। और यदि ऐसा क्वेश्चन में यूएसए का नाम ना हो, मिसिसिपी का नाम ना हो, तो आप बेहिचक गोदावरी मार सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आपको बताना है। राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, उसके बाद है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, या फिर अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसका जो सही उत्तर है ये है, देखो राज्य की बात की जा रही है, तो इसका जो सही उत्तर है ये होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, ये तो आपको देखिए ऐसा नहीं है कि आपको जेपीएससी में बहुत हाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लो कैटेगरी के भी क्वेश्चन होते हैं, और जो हाई करते हुए रह जाता है वो लो नहीं कर पाता है और वही वहाँ पर डूब जाता है। तो पहले आप लो करें, उसके बाद मीडियम में जाएं, उसके बाद हाई लेवल का क्वेश्चन करें, यदि ये आपको आता है तो। नहीं तो आप बेहिचक इसको छोड़ सकते हैं, आपका स्कोर इतना में ही हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में 80% जो सवाल होते हैं वो लो लेवल के होते हैं, और मात्र 20% ही ऐसे सवाल होते हैं जो आपको बदनाम करा देगा समाज में। समझ में आ गया? इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, और इसका निर्माण जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है, कमेंट में इसका उत्तर दें। ऑप्शन ए है महेश्वर, ऑप्शन बी है ओरछा, ऑप्शन सी है सांची स्तूप, और ऑप्शन डी है खजुराहो। तो सबको मालूम होगा इसका आंसर, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो। खजुराहो कहाँ है दोस्तों? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है एक बांध में। आपको सिंपली उसका नाम बताना है कि ये बांध जो है वो कौन सा बांध है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4, आपको बताना है। माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरोल बांध, या फिर रिहिंद बांध। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, रिहिंद बांध। रिहिंद बांध जो है ये रिहिंद नाम की ही नदी पर है, ठीक है, रिहिंद रिवर है, इसी पर बांध बनाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है रिहिंद बांध। वैसे ये जो बांध है ये यूपी में आता है, तो यूपी के कौन से ज़िले में ये बांध है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे खास करके ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए है इम्पॉर्टेंट, तो वो लोग यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग भी देख लें। तो ये जो रिहिंद बांध है ये है आपका सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में, जो ज़िला है सोनभद्रा वहीं पर ये स्थित है। सोनभद्रा ज़िला जो है ये आपका एकदम सदर्न ज़िला हुआ, जो इस तरीके से मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर झारखंड टच आता है, मतलब इसका बॉर्डर लगता है झारखंड से। तो ये आपको याद होना चाहिए, पूरा मैप आपको याद होना चाहिए कंठस्थ, तभी आप आराम से सब क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सीमा सुरक्षा बल, जिसको बीएसएफ कहते हैं, इसने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, जो पाकिस्तान से लगता है, इस पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। पवन ऑपरेशन है, सूर्य होप ऑपरेशन है,
सहयोग ऑपरेशन है या फिर सर्द हवा ऑपरेशन है? इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर डी, सर्द हवा ऑपरेशन जो है यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मोंगरा बैराज परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन नंबर जो सी है ये है हदसो नदी, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है ये है मनियारी नदी। तो इसका जो सही है उत्तर, ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें। इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी पर ये परियोजना बनाई गई है, ये यहाँ पर बैराज बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जो है ये वाटर प्लस शहर के रिगार्डिंग है, जिसको घोषित किया गया है। आपको सिंपली बताना है कि भारत का कौन सा पहला जो शहर है इसको वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 4, इंदौर, बनारसी, जयपुर या फिर बिलासपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर। इंदौर कहाँ है? अगेन एमपी में है। ये एमपी का ये एक शहर है जो कि स्मार्ट सिटी भी है। इंदौर काफ़ी जगह रैंक 1 में रहता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से इसका रैंक कौन कौन से इंडेक्स में अच्छा रहा है? यदि आप मुझे बता सकते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। गूगल भी कर सकते हैं आप, नो डाउट। बनारस नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, बिलासपुर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा इंदौर। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कह सकते हैं कम उम्र की बच्ची है, इनका नाम है निकोल ओलिवेरा डी लीमा। ये कौन है? ये हाल ही में मतलब 1 महीना या फिर कहें तो 2 महीने से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वहाँ से मैंने उठाया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है दुनिया की सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी हैं। दूसरा ऑप्शन है दुनिया की सबसे कम उम्र की सर्जन है। तीसरा ऑप्शन है दुनिया की सबसे कम उम्र की पायलट हैं। और चौथा ऑप्शन है दुनिया की सबसे कम उम्र की खगोल वैज्ञानिक हैं। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, गूगल में भी आया था। गूगल जो न्यूज़ आता है उसमें भी बार बार दिख रहा था। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये कम उम्र की एक खगोल वैज्ञानिक है। आपको मैं बता दूं कि इनके द्वारा 7 ऐसे एस्ट्रॉयड को खोजा गया है जिससे कि नासा को हेल्प हुआ है और ये नासा को सौंपा गया है। तो समझ सकते हैं कि इनका उम्र कितना कम है। मोटा मोटी आप रखें 10 साल के आसपास इनका उम्र है और इसी समय में ये 7 ऐसे एस्ट्रॉयड को खोज निकाला जो कि नासा को दिया गया बाद में। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर डी, दुनिया की सबसे कम उम्र की खगोल वैज्ञानिक। फिर से एक व्यक्ति है जिनका नाम है राशिद हुसैन। आपको बताना है कि इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये कौन है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप ऑप्शन आराम से पढ़िए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्या ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नामित एम्बेसडर एट लॉर्ड्स हैं? या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं? ऑप्शन नंबर डी ईरान में तैनात भारतीय राजदूत हैं? आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, कमेंट करें जल्दी से। इसका जो सही उत्तर है ये होगा ऑप्शन, हो गया कमेंट? चलिए बताते हैं। इसका जो सही उत्तर है ये ना ही ए है, ना ही ये कोई राजदूत है, ना ही ये कोई ऑस्कर से सम्मानित निर्देशक है। ये है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा नामित एम्बेसडर एट लॉर्ड्स है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है यह संयुक्त
राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ठीक बात है। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है इसका मुख्य काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए ठीक बात है, बी नंबर ऑप्शन भी पढ़ लिए। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है आवश्यकता पड़ने पर यह दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की भी मंजूरी दे सकता है। चलिए ठीक है, सी बात भी हम लोग पढ़ लिए। अब डी पढ़ते हैं। वर्तमान में भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है, मतलब परमानेंट मेंबर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है, कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए। इसका जो सही उत्तर है ये जो है ये ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा और ना ही ऑप्शन सी होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है भारत। तो कौन कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए 15 कंट्री हैं। 15 कंट्री में आपको भारत ऑफ कोर्स दिखेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका यूएसए। तो ये सारे मिलकर होते हैं 5 ऐसे देश और 5 ऐसे परमानेंट मेंबर। किसके? तो ये जो आपने पढ़ा यूएनएससी। इसमें नॉन परमानेंट मेंबर हैं एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइगर, नॉर्वे, उसके बाद बहुत सारा है, ट्यूनीशिया भी है, वियतनाम भी है। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है इंडिया ये नॉन परमानेंट मेंबर है। बाकी जो ये 5 है इसमें चाइना यहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसा बात किया जा रहा है कि क्या भारत को यहाँ से उठाकर यहाँ रखा जाएगा, मतलब नॉन परमानेंट से भारत को उठाकर क्या इस लिस्ट में शामिल किया। देखो ऐसा करने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर एक हमारा बैठा हुआ है बाबू साहब, ये है ना, ये बहुत 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 आप इसको जो बोल सकते हैं बोल सकते हैं। ये जो बाबू साहब हैं ये इंडिया को यहाँ पर चलने ही नहीं देता है, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है। कैसे इसको परमानेंट बना दिया, कौन बना दिया, भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है एससीओ के रिगार्डिंग। तो पहला नंबर स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। 2 स्टेटमेंट है जिसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। ठीक बात। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पाकिस्तान और भारत इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो आपको बताना है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 2 दोनों सही है, या फिर दोनों के दोनों गलत हैं। इसका जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यही लास्ट क्वेश्चन है, आई होप शायद यही लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया? तो हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। रूस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक देश हैं। मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तान, भारत इसमें अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, ये भी हमारा सही उत्तर है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही होता है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है ये जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 दोनों सही। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री, एक ऐसा ग्रुप जहाँ भारत और पाकिस्तान ये एक साथ आता है। एक तो भाई इसको एक साथ क्यों ये लोग रखते हैं पता नहीं, कहाँ पाकिस्तान कहाँ इंडिया, तो कम से कम इसको तो ऊपर रखो, यहाँ पर रखा करो, ठीक ना, इस जगह पर तो नहीं, इसको रखते हैं नीचे। बेसिक बात क्या है ना इसको रखने का, जो अलग अलग डेट में ज्वाइन किया उसको अलग अलग तरीके से रखा गया। तो सबसे पहले जो इसका संस्थापक देश है ये है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। इसके बाद आता है 15 जून को उज्बेकिस्तान। तो ये सारे देश तो एक साथ ही हो गए। उसके बाद सबसे लास्ट 2017 में आता है इंडिया और पाकिस्तान। तो क्या हम बता सकते हैं एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है चाइना के अंदर, चाइना के अंदर बीजिंग में, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। बीजिंग क्या है? चाइना का कैपिटल है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आपको हेल्प करे।
तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।